नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनेस्ट टॉक में। और दोस्तों, जब से 12th एंड 10th क्लास के स्टूडेंट्स का बोर्ड को प्रमोट किया गया है, बिना एग्ज़ाम दिए उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है, उसके बाद से कई सारे सवाल बच्चों के मन में भी उठ रहे हैं, पेरेंट्स के मन में उठ रहे हैं। तो आज इसी पर हम बात करेंगे अपने एक गेस्ट से और इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने आज के गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। डॉक्टर राघव मेहरा जी, आप असिस्टेंट डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बीआईटी मुजफ्फरनगर, 20 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आपके 55 नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। आप 6 कंट्रीज में विजिट कर चुके हैं रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए। तो आज हम अपने गेस्ट से बात करेंगे, डॉक्टर राघव मेहरा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में और आपका धन्यवाद कि आपने बच्चों के लिए समय निकाला। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल इस पर टिप्पणी लेना चाहता हूं कि जो प्रमोट किया गया है, इस पर आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपकी एक कमेंट। देखिए, सरकार की जो सोच रही इसके विषय में, ये बड़ी उन्होंने स्पष्ट किया कि जान है तो जहान है। और अमूमन रूप से जो मानसिक स्थिति अभी अभिभावकों की और छात्रों की बनी है, ऐसी स्थिति में परीक्षा का वातावरण तो निश्चित रूप से समाज में निर्माण होता नहीं दिखता। तो ऐसे में इस चीज को स्वीकार करना, हाँ, निश्चित रूप से इसके कारण कई सारे इसके एडवर्स इफेक्ट होने वाले हैं आने वाले समय में। उससे कैसे निपटेगी आने वाला समय बताएगा। बट वर्तमान परिस्थिति का डिमांड इससे ज्यादा कुछ नहीं था कि परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। सर, इसका जो प्रमोटिंग का जो बेस बनाया गया है कि 11th क्लास के, सुनने में अभी तक न्यूज आ रहा है, ऐसे अब कोई ऑफिशियली तो स्टेटमेंट किसी का नहीं आया कि 11th क्लास के अर्ली एग्जाम के मार्क्स और प्री बोर्ड के मार्क्स, तो ये इस प्रकार का जो बेस बनाया गया, ये सही लगता है आपको? ये बच्चों के हित में है? देखिए, हित में तो निश्चित रूप से एकेडमिक हित में नहीं है। दो तरीके के हित होते हैं। देखिए, जब व्यक्ति समाज में जी रहा है तो उसके एकेडमिक हित में तो नहीं है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बच्चे के एकेडमिक स्तर को मापने का जो एक अंकन हमारे समाज में अभी तक स्थापित है कि हाई स्कूल और इंटर, 2 स्तरों पर एक छात्रों का मूल्यांकन किया जाता था। और अन्यथा तो लोकल स्तर पर तो प्रतिवर्ष परीक्षाएं होती ही हैं। परंतु हाई स्कूल और इंटर एक ऐसा ब्रेक थ्रू, एक प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ स्थापित है पूरे देश में, भारत में, कि इसमें एक बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि उसके बोर्ड्स, उसके कॉपियां दूसरे टीचर चेक करेंगे, उसके पेपर दूसरे लोग पढ़ाएंगे और उसका स्टैंडर्ड भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टैंडर्ड रखा जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इन बोर्ड्स की मान्यता भी है। यहाँ से पास होकर इंटरमीडिएट के बच्चे कई देशों में हाई स्कूल इंटर पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत बड़ी एक बैच है जो विदेशी विश्वविद्यालय यहाँ पर भारत में आते हैं, अपने बच्चों को यहाँ से रिक्रूट करते हैं। तो निश्चित रूप से इन सारी प्रक्रियाओं का आगे क्या भविष्य होगा, एकेडमिक स्वास्थ्य पर तो बच्चों के निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। परंतु जैसा कि वातावरण चल रहा है, ये पैंडेमिक सिचुएशन है और ऐसा कभी वातावरण पूर्व में निर्माण हुआ नहीं। ऐसा किसी को अनुभव नहीं कि ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में क्या करना होगा। हम सबने अनुभव किया कि मार्च 2021 तक सबको लग रहा था कि कोरोना लगभग खत्म हो चुका है। फरवरी में काफी वातावरण अनुकूल हो गया था, सभी चीजें लगभग खुल गई। पर अचानक से इसके केसेस में बहुत तेजी से बढ़ाव शुरू हुआ। अप्रैल तक स्थिति भयावह हो गई और हर व्यक्ति डरने लगा था। उस वातावरण में बच्चों की पढ़ाई निश्चित रूप से नहीं हुई होगी। जो क्लासेस हैं, हम सबने देखा है कि जो ऑफलाइन मोड की परीक्षाएं, ऑफलाइन मोड में जो पढ़ाई होती थी, निश्चित रूप से 2 साल तक वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कोई भी विद्यालय सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई नहीं करा पाया। तो परीक्षण किस चीज का करना? परीक्षण तो जो हमने ट्रेनिंग दी, जो हमने शिक्षा दी, उसका परीक्षण किया जाता है परीक्षा लेकर। जब वो शिक्षा ही नहीं उस रूप में दी गई तो परीक्षण कैसे कर सकते हैं इसका? तो यहाँ पर इसलिए बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं उठता सरकार की मंशाओं पर कि सरकार ने निश्चित रूप से जो मानसिक दबाव का निर्माण बच्चों के ऊपर हो रहा था, उस दबाव को इस समय रिलीज करना बहुत जरूरी था। उस दबाव के कारण, मानसिकता के कारण बच्चों में अवसाद की घटनाएं और ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के अंदर बहुत सारी चिंताएं हो रही थी कि क्या होगा आने वाले भविष्य में। या निश्चितता की स्थिति में ये एक फैसला लेना, डिसीजन मेकिंग करना बहुत आवश्यक है। राघव जी, इसमें ऐसा आपने बताया भी कि 10th और 12th का बच्चे फॉरेन में पढ़ने जाते हैं, ड्यू यूनिवर्सिटी भी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उनके एडमिशन भी लेते हैं,
लेकिन अब बच्चों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि अब उनका आगे क्या होगा, कैसे एडमिशन लेंगे, क्या 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 इफेक्ट बच्चों के फ्यूचर पर इसके पड़ने वाले हैं, जो वो खुद भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे नॉर्मल एक प्रोसीजर होता है इवैल्यूएशन का, ऐसी परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रेडिंग सिस्टम किया जाता है, जैसा कि हाई स्कूल में पिछले कुछ वर्षों से अडॉप्ट किया गया। ग्रेडिंग दिया जाता है छात्रों को और ग्रेडिंग के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टैंडर्ड है। यहाँ अभी तक हमारे यहाँ मार्किंग सिस्टम चल रहा है 10th और 12th में। 10th में भी कुछ साल पहले खत्म हुआ, 12th में अभी तक चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह ग्रेडिंग की जाती है छात्रों की। तो उसी तरह का शायद कुछ ग्रेडिंग सिस्टम और कुछ मानक दिए जाएंगे जो गत वर्ष के, या कोई हो सकता है ऑनलाइन परीक्षा कराई जाए। अभी तक गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है कि क्या उसके पैरामीटर किए जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या पूरे देश में लगभग 18 से 20 लाख बच्चा 12th का परीक्षा देता है, जिसमें से 12 लाख के लगभग इंजीनियरिंग की परीक्षा देते हैं, जो AIEEE का एक परीक्षा होती है। तो बहुत ही बड़ा संख्या, मतलब कई देशों की जनसंख्या के बराबर ऐसी बड़ी संख्या, 20 लाख की अधिक की संख्या युवा छात्र इससे प्रभावित सीधे सीधे तौर पर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ग्रेडिंग सिस्टम गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी ऐसे समय में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी अनुकूलता बनती है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे विश्वविद्यालय इसको स्वीकार करना शुरू कर दिया है। कई सारे विश्वविद्यालयों पर ग्रेडिंग स्तर पर ही किया जाता है। ऐसी कोई ग्रेडिंग व्यवस्था मुझे लगता है बच्चों को दी जाए। तो राघव जी, आपको क्या लगता है कि क्या बेस होना चाहिए प्रमोट करने का, जो बेस्ट है, जिससे किसी बच्चे के साथ अन्याय भी ना हो? क्योंकि जो बच्चे पढ़ने में, उन्होंने पढ़ा, पेरेंटिंग में भी पढ़े क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके बोर्ड एग्जाम होंगे, कहीं ना कहीं में अपने साथ अन्याय फील कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट पता नहीं कैसे बने। देखिए, एक प्रिडिक्शन होती है, निश्चित रूप से कोई भी छात्र उस स्तर की परीक्षा जैसी 2 साल पहले की जाती थी, उस स्तर की परीक्षा यदि आज की जाएगी तो कोई भी छात्र उन मापदंडों पर खरा नहीं कर सकता। जैसे हमने देखा कुछ वर्षों में 90, 95, 90, 99% तक अंक बच्चों ने प्राप्त किए। तो वो संभावनाएं उस स्तर पे यदि परीक्षा की जाए तो संभव। गवर्नमेंट ने काफी स्तर पर प्रयास किया, 12th के एग्जाम काफी दिनों तक प्रयास किया कि इसको नहीं टाला जाए, कुछ कोर्स का सिलेबस कम करके दिया जाए, पर ऐसा कोई उपाय समझ में नहीं आ पाया। ऐसी परिस्थिति अभी तक अप्रैल तक भी नहीं बन पाई। और उससे बड़ी भयावह जो एक बात सामने आ रही है कि तीसरी वेव, और तीसरी वेव का जो हमला होना है सीधा सीधा वो छात्रों पर होना है, बच्चों पर होना है, युवाओं पर होना है। सेकेंड वेव में भी हमने देखा कि ये बहुत बड़ा जो प्रभाव पड़ा, वो प्रभाव युवा पर पड़ा। जो 25 से 35-40 साल के, 45 साल के युवा थे, उनकी बहुत बड़ी मात्रा में जनहानि देखने को मिली। तो इस भय से भी मुझे लगता है इस निर्णय को लेने में सुगमता हुई सरकार को कि अभी तक जान बचाना, स्वास्थ्य की रक्षा करना, वो अधिक प्राथमिकता दिया सरकार ने। और निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियों में इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं दिखा सकता। आपको नहीं लगता राघव जी कि ये जो फैसला आया, इसको लेट हो गया है, ये देर कर दिए, विलम्ब? क्योंकि बच्चों ने अभी तक पढ़ाई, अगर शुरू से उनको इस तनाव से मुक्त कर दिया जाता तो थोड़ा और ज्यादा अच्छा रहता। कहीं ना कहीं 2-3 महीने आपको लगता नहीं कि लेट हो गया ये, कि अब सिस्टम बनेगा? नहीं हुआ, बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ। देखिए, हाई स्कूल की परीक्षाओं के बाद बच्चों पे काफी ऑप्शन होते हैं, इंटर तक पढ़ाई करने के लेवल पे बच्चा जाता है। 12th एक बहुत बड़ी परीक्षा है, और उसके बाद कैरियर के सारे ऑप्शन व्यक्ति के खुलते हैं। हमारे यहाँ माना जाता है 12th एक जीवन का ऐसा चौराहा है कि वहां से जिस रास्ते पर बच्चा चल पड़ता है, उस रास्ते पर उसके आने वाले बाकी का जीवन उस पर निर्भर करता है कि उसकी जीवनचर्या किस प्रोफेशन से गवर्न होने वाली है। इतने बड़े एक डिसीजन को लेना सरकार के लिए भी आसान नहीं था। सरकार ने समस्त अवसरों को, मुझे लगता है, स्क्रॉल किया होगा, देखा होगा। सारी संभावनाओं को तलाशने के बाद ये निर्णय पर पहुंचना बहुत कठिन डिसीजन कि पूरे इतनी बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करते हुए हर संभव कोशिश को किया उन्होंने। 2 महीने का समय शायद इसीलिए अतिरिक्त लिया, और ये बिल्कुल अनुकूल था। प्रयास करा जाता है, अंत समय तक प्रयास किया जाता है। हम जब घर के बड़े कोई निर्णय लेते हैं अपने बच्चों के लिए, तो अंत समय तक उसका प्रयास करते हैं कि नहीं ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा। सारी संभावनाओं को तलाशने के पश्चात ऐसी परिस्थिति अभी तक भी नहीं बन पाई कि 2 महीने बाद या 1 महीने बाद परीक्षाएं कराई। राघव जी, 10th और 12th का तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए प्रमोट होंगे, क्या उनके एग्जाम हो सकते हैं?
ग्रेजुएशन में अभी तक जो यूजीसी ने गाइडलाइंस दिए हैं उनके अनुसार बड़ा स्पष्ट उन्होंने किया है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो फाइनल ईयर के छात्रों कहते हैं बाकी सबको प्रमोट किए जाने के इंस्ट्रक्शंस अभी तक हैं, और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए अभी तक उन्होंने इंतजार किया है। कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि अंतिम वर्ष के छात्रों को पास करने के लिए भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। गत वर्ष भी काफी समय पश्चात उनकी परीक्षाएं की गई थी, अंतिम वर्ष के छात्रों को लिखित परीक्षा के द्वारा ही पास किया गया था। तो मुझे लगता है कि अभी सरकार इसी को फॉलो करेगी आने वाले समय में। राघव जी, इस बात से को नकारा नहीं जा सकता कि कहीं ना कहीं पूरा एजुकेशन सिस्टम पर इस कोरोना का काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, और बच्चों का फ्यूचर को, क्योंकि हमारा सिस्टम जो था वो ऑफलाइन एग्जाम पर डिपेंड था, लेकिन अब वो नहीं हो पाए, तो काफ़ी बच्चों का फ्यूचर जो है, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे 10th हो या 12th हो, उनका इस पर इफेक्ट पड़ा है। तो किस तरीके से बच्चे अपने आप को इससे बाहर निकाल सकते हैं और कैसे उनके पेरेंट्स तनाव मुक्त हो सकते हैं? आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को? देखिएगा अमीन जी, निश्चित रूप से एक पेंडेमिक की सिचुएशन है और हर आपदा एक अवसर लेकर आती है, और हर परिस्थिति में यदि सकारात्मकता ढूंढी जाए तो मिल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं क्योंकि आईटी सेक्टर से हूँ, कंप्यूटर साइंस में मैंने पीएचडी किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अवसर है छात्रों को। हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह जो पढ़ाई का पैटर्न है वो ऑनलाइन हो चुका था। हम आज से 3 साल 4 साल पहले, 10 साल पहले भी मैं जब चाइना गया, मैंने देखा वहाँ सब चीजें कंप्यूटर पर ही, इंटरनेट पर, मोबाइल इंटरेक्शन, इंटरनेट बहुत सुगमता से उपलब्ध था। हमारे भारत में इसकी उपलब्धता बहुत लेट हो पाई। इंटरनेट की स्पीड है अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छी नहीं है, पर पहुंच ये ग्रामीण क्षेत्रों तक अभी कुछ साल पहले ही हो पाई है। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल, इंटरनेट एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, और उसको एडॉप्ट करना, अभी तक जो प्रयोग किया जा रहा था उसका, वो कुछ सकारात्मक माध्यमों के लिए नहीं किया जा रहा था, उसका कहीं ना कहीं नकारात्मक उपयोग किया जा रहा था। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अवसर, जो हम आईटी ट्रेनिंग के बारे में बात करते थे कि ऐसा किया जाएगा भविष्य में, ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये ट्रेनिंग किया जाएगा। गवर्नमेंट ने पिछले 5-6 साल में इसके ऊपर काफी अच्छा बजट भी रखा था, और बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए थे ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी 2 या 3% से ज्यादा नहीं आ पाई थी। पर एकदम से जब ये पेंडेमिक हुआ, इस सिचुएशन में लोगों ने एक्सेप्ट किया, और पिछली लहर में कम था, पर इस लहर में ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 80% लोगों तक इंटरनेट और मोबाइल के थ्रू जो एजुकेशन लेने की आदत है उसको बढ़ावा मिला है, और ये बढ़ावा शायद हमें अगले 10 साल में भी नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से मैं मानता हूँ कि इसकी अनुकूलता भी हुई है, लोगों ने और ऑप्शंस को तलाशना शुरू किया है इंटरनेट के माध्यम से। जैसे देखिए, आपने इतना अच्छा एक चैनल चला रखा है, चैनल के माध्यम से आप एजुकेट कर रहे हैं। पहले सिर्फ एक ही माध्यम था लोगों का, अखबार के माध्यम से लोग पढ़ते थे, टीवी के माध्यम से लोग देखते थे। ये सकारात्मकता लोगों में आई है। आपके 1000 से अधिक सब्सक्राइबर है, तो लोग इसको समझने लगे हैं कि यहाँ से भी ज्ञान को, नॉलेज को हासिल किया जा सकता है। लोगों ने, बच्चों ने, छोटे-छोटे बच्चों ने वो ट्रेनिंग हासिल की है आउट ऑफ द लिमिट ऑफ द क्लासरूम। उनके क्लासरूम सिलेबस से हटके बच्चा नहीं देखता था। हमारा एक बच्चा बंद कर बात करता था कि नहीं, मेरे को ये पैटर्न है, इतना मैंने कर लिया तो पर्याप्त है। जबकि स्काई इज द लिमिट हमारे कंप्यूटर साइंस में माना जाता है कि असीमित क्षमताएं मनुष्य के भीतर हैं, और उसको अभ्यास के द्वारा उन्नत किया जा सकता है। और उस प्रयास में इस इंटरनेट एजुकेशन ने, इस ऑनलाइन एजुकेशन ने एक बहुत बड़ा आयाम खोला है, और उस आयाम का सकारात्मक लाभ हमारे बहुत बड़े वर्ग ने लिया है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इसका उस तरीके से लाभ नहीं ले पाए। अभी भी इतनी सुगमताएं हमारे समाज में नहीं है कि बच्चों के लिए हम एजुकेशन के लिए एक अलग से मोबाइल या अलग से कोई ऐसी डिवाइस इन्वेंट कर पाए हों। इस पर बहुत अच्छे से रिसर्च चल रही है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ऐसी कोई डिवाइस दी जाए जो सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के काम आए, इंटरनेट चलता हो। बट अभी भी बहुत ज्यादा सफलताएं उसको नहीं मिली। आने वाला समय एक बहुत अच्छा फ्यूचर भारत में आईटी सेक्टर के लिए, आईटी एजुकेशन के लिए लेकर आ रहा है, और विदेशों में के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट आज भी भारत है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इस रूप से इसको सकारात्मक लिया जा सकता है कि जो बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने मेरे बच्चे हैं, बिटिया है मेरी, हाई स्कूल में आई है गत वर्ष पास करके, तो ऑनलाइन उसने पूरा क्लास किया। कुछ हमने ऑनलाइन उसको ट्यूटोरियल ज्वाइन करवाए, तो अधिकतर बच्चे मैं देख रहा हूँ हमारे आसपास की ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो एक नया आयाम बच्चों को मिला, जो जाने आने में, तो पढ़ने वाले बच्चे उनसे बातचीत करेंगे तो पता चलेगा कि जाने आने में समय उनका व्यर्थ होता था। वो जो एजुकेशन ग्रैस्प करना चाह रहे हैं, जो
जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस जानकारी का स्तर काफी अच्छा मिला है उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, जो बहुत विग्रस स्टडी करते हैं। उनके नॉलेज का स्तर आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत अच्छा बना है, पर निश्चित रूप से क्लासरूम का जो वातावरण मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है, तो उसका थोड़ा नुकसान। जी, थैंक्स अ लॉट राघव जी, आपने अपने इतना अच्छा समय देकर और इतने अच्छे से सभी बच्चों को, और मैं समझता हूँ पेरेंट उनको काफ़ी अच्छा उनको विचार मिलेंगे कि किस तरीके से वे इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, और बच्चों को जो तनाव है उसमें उसको रिलीफ मिलेगा आपकी इन बातों से, इन विचारों से। आपने अपना कीमती समय बच्चों के लिए निकाला है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ राघव जी। और मैं स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास और भी कोई सवाल है और आपको उनका जवाब चाहिए तो आप नीचे दिए गए इस डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर डॉक्टर राघव जी के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट डॉक्टर राघव जी, अपना समय देने के लिए। थैंक यू।